नमस्ते। इतिहास के पन्नों में आज हम जरा गहराई से उतरने वाले हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। देखिए, अक्सर उन्हें सिर्फ एक विद्रोही या किसी एक्शन हीरो की तरह पेश किया जाता है ना? लेकिन आज हम मूल दस्तावेजों के आधार पर उस इंसान, उस गहरे विचारक और उनकी असल बौद्धिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का जो पूरा खाका है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले पॉप कल्चर और राजनीति में उनकी जगह, फिर एक विचारक के तौर पर उनका विकास, उसके बाद असेंबली बम कांड की असल वजह, फिर वो मशहूर गांधी हस्तक्षेप विवाद और अंत में जेल की सलाखों के पीछे से लिखे गए उनके विचार। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि आज के पॉप कल्चर और हमारी आधुनिक राजनीति में उनकी मौजूदगी कितनी मजबूत है। आप अक्सर देखते होंगे कि आधुनिक राजनीति में उनका नाम कितनी बार उछाला जाता है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस बयान को ही ले लीजिए। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे आज भी राजनीतिक बहसों में भगत सिंह का नाम एक आदर्श शासन के प्रतीक और एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर के रूप में पेश किया जाता है जिसे हमने शायद खो दिया। और अगर हम सिनेमा की बात करें तो उनका सांस्कृतिक प्रभाव और भी विशाल नजर आता है। 2002 में आई बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह को ही देख लीजिए। उस समय करीब 150 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट पर बनी इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया बल्कि 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। ये आंकड़ा अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि जनमानस के बीच उनकी छवि आज भी कितनी शक्तिशाली है। लेकिन उस सिनेमाई और राजनीतिक छवि से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम उनके असली वैचारिक विकास की बात करते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक बदलाव है। बचपन में वे अपने परिवार के प्रभाव के कारण एक पक्के धार्मिक आर्य समाजी हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने द्वारकादास पुस्तकालय में अपना समय बिताना शुरू किया और कार्ल मार्क्स तथा बकुनिन जैसे दार्शनिकों को गहराई से पढ़ा, उनकी वैचारिक नींव पूरी तरह से बदल गई और वे धीरे धीरे एक कट्टर समाजवादी और नास्तिक विचारक बन गए। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि उनका अंतिम लक्ष्य महज अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था। जब उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की तो उनका विजन बिल्कुल साफ था। वो किसानों और मजदूरों के लिए एक ऐसा वर्गहीन समाज बनाना चाहते थे जहाँ कोई शोषण न हो। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि वो हमारे समाज के अंदर गहराई तक बैठी धार्मिक कट्टरता और सामाजिक जड़ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। अब आते हैं इतिहास के उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, असेंबली बम कांड। आइए इसके पीछे की असल रणनीतिक मंशा को समझते हैं। जरा महज इन चंद वर्षों के टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1928 में लाला लाजपत राय का निधन और फिर सॉन्डर्स की हत्या। उसके तुरंत बाद 1929 में असेंबली में बमबारी और फिर 1931 में फांसी का फंदा। घटनाओं का यह सिलसिला इतना तेज था कि इसने हमेशा के लिए उनकी विरासत को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। तो असल में उस दिन असेंबली में हुआ क्या था? देखिए, ये बमबारी कोई अचानक से लिया गया हिंसक फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी। ब्रिटिश सरकार 2 बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल जिससे क्रांतिकारियों को कुचला जा सके, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो मजदूरों की आवाज दबाने के लिए था। ये धमाका इन्हीं कानूनों के खिलाफ मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सीधी चेतावनी था। ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि बम जानबूझकर खाली जगह पर फेंके गए थे ताकि किसी की जान न जाए। फ्रांसीसी क्रांतिकारी ऑगस्ट वैलेंट से प्रेरित होकर उनका इकलौता मकसद बहरी हो चुकी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। अगर वो चाहते तो घातक बम बना सकते थे, लेकिन उनका मकसद खून बहाना नहीं बल्कि जनता को जगाना था। चलिए अब उस मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं जिस पर आज भी आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा तीखी बहस होती है, गांधी हस्तक्षेप विवाद। क्या महात्मा गांधी ने फांसी रोकने की कोशिश की थी? ये सवाल आज भी हम सबके जहन में आता है। इसका निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करने के लिए हमें किसी की राय पर नहीं बल्कि 1931 के आसपास हुई राजनीतिक वार्ताओं के ठोस तथ्यों और दस्तावेजों पर निर्भर रहना होगा। अगर हम दस्तावेजों को खंगालें तो 5 मार्च 1931 का गांधी-इरविन समझौता सामने आता है। इस समझौते की मुख्य शर्तों में राजनीतिक कैदियों की रिहाई शामिल थी,
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक स्पष्ट शर्त रखी गई थी, हिंसक गतिविधियों के आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा और बिल्कुल इसी नियम के तहत इन 3 क्रांतिकारियों को रिहाई की सूची से बाहर रखा गया था। और ये कोई रहस्य नहीं है। यंग इंडिया में खुद गांधी जी द्वारा लिखे गए इस अंश को पढ़कर उस समय का राजनीतिक रुख एकदम साफ हो जाता है। अहिंसा के अपने सिद्धांत के चलते उन्होंने आधिकारिक तौर पर फांसी की माफी को इस समझौते की शर्त नहीं बनाया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें उस समय की इस बेहद नाजुक राजनीतिक स्थिति का निष्पक्ष विवरण देते हैं। और अब हम उनके जीवन के उस आखिरी दौर में आ गए हैं जब उनके वैचारिक चिंतन की आग सबसे तेज जल रही थी, उनका जेल का समय। उनके जेल डायरी का ये पन्ना देखिए। जरा सोचिए, एक इंसान जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, वो अपनी कालकोठरी में वॉल्ट व्हिटमैन जैसे वैश्विक कवियों को पढ़ रहा है। ये प्रामाणिक दस्तावेज इस बात का सबूत है कि उनका शरीर जरूर कैद था, लेकिन उनका दिमाग और उनकी विचार प्रक्रिया पूरी दुनिया का सफर कर रही थी। फांसी का फंदा सामने लटक रहा था, फिर भी उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा तार्किक और गहरा निबंध लिखा। इस निबंध के जरिए वो आने वाली पीढ़ियों को ये समझाना चाहते थे कि हर चीज को तर्क, विज्ञान और कारण की कसौटी पर परखना चाहिए, न कि बस आंख मूंदकर विश्वास कर लेना चाहिए। सुखदेव को लिखे गए उनके पत्र की ये पंक्तियां उनके पूरे जीवन दर्शन का निचोड़ हैं। वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि उन्हें तो फांसी दे दी जाएगी, लेकिन उनकी शहादत उनके विचारों को वो आवाज देगी जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगी। उन्हें पता था कि विचार कभी नहीं मरते। तो मूल स्रोतों के इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर उनके विचार आज भी जीवित हैं, तो क्या हम उस वर्गहीन और न्यायसंगत भारत को बनाने के करीब भी पहुंच पाए हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? या फिर उनकी वो अंतिम क्रांति आज भी हमारे समाज में पूरी होने का इंतजार कर रही है? सोचने वाली बात है ना?